आज मैं इस वीडियो में लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की समरी जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी करने जा रहा हूँ। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो नियम कानून भारत में लाए गए उनके बारे में बताया जाएगा और मेन जो संविधान है, हमारा जो संविधान है मुख्य रूप से स्टार्ट होता है 2 कालों में, जिसमें मुख्य रूप से हम एक चीज़ समझते हैं कि संविधान क्या है। कुछ चीज़ें समझेंगे, इसके बाद केवल फैक्ट बताऊंगा। मैं IAS PCS तो नहीं, लेकिन आप समरी के तौर पे छोटे मोटे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। PCS भी प्री आराम से क्वालिफाई हो सकता है। केवल फैक्ट बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो संविधान क्या है, कैसे बनता है, सिंपल देसी लैंग्वेज में समझेंगे, कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं होगी। संविधान क्या है? भारत में जो ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ नियम कानून लाए गए, उन्हीं को जो इकट्ठा किया गया और बाद में उसी के आधार पर एक पुस्तक बनाई गई। साधारण लैंग्वेज में है, बनाई गई, उसी को संविधान कहा गया। हालांकि उस पुस्तक में 60 अन्य देशों के नियमों का योगदान था। इस तरह से जो अंग्रेज़ों द्वारा धीरे धीरे कानून लाए जाते हैं, थोड़े थोड़े, उन्हीं से कई क्वेश्चंस बनते हैं। भारत में जो कानून आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, 1 कानून बना, 2 कानून बने, 3 कानून, ऐसे कानून जब बनते जा रहे हैं तो वही जब उन्हीं के आधार पे बाद में एक पुस्तक बना दी गई, तो ये जो कानून है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कहलाता है संविधान बनने का इतिहास। ये क्या कहलाएगा? संविधान बनने का इतिहास कहलाता है। तो यह संवैधानिक इतिहास इस वीडियो में इसी संवैधानिक इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संविधान बनाने का श्रेय दिया जाए तो एक तरह से अंग्रेज़ों को ही दिया जा सकता है। तो संविधान भारत में कुछ पहले जब अंग्रेज आए तो ब्रिटेन के द्वारा यहाँ नियम कानून बनाए गए, उन्होंने अपने लिए कुछ नियम कानून बनाए, फिर धीरे धीरे भारतीयों के लिए कानून बनाने लगे। तो उसी आधार पे हम समझ सकते हैं। तो इस आधार पे सबसे पहला जो नियम कानून बना तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ये सभी लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आए। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गए, ये सब जानते हैं हम लोग, दरबार में गए। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई, जिसे 15 वर्षों के लिए
भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद जब यहाँ कंपनी आ जाती है तो उसके लिए एक बार बार ब्रिटेन के द्वारा एक कमेटी बना दी जाती है। तो यही कमेटी कुछ नियम कानून बार बार बनाती रहती है। वो कमेटी नियम कानून बनाती रहती है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं दुनिया भर के भाषण ना लिखा करके सीधा जो क्वेश्चन आंसर हमारे पूछे जाते हैं छोटे मोटे एग्जामों में या बड़े एग्जामों में, उनको मैं लिखाऊंगा। कुल मिला के यह डिस्क्रिप्टिवल नहीं है, ऑप्शनल है, और ऑप्शनल ही मेन क्वेश्चंस बनते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं लिखाता चले जाऊंगा। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, इसके बस जो जो चीज़ें हुई वही क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। तो पहला, इस अधिनियम द्वारा अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1773 के पहले मुख्य रूप से अंग्रेजों का शासन बंगाल में हो रहा था। कुल मिलाकर के इनका केंद्र जो हो गया था बंगाल हो गया था, केंद्र बंगाल हो गया था। तो कंपनी के शासन को देखने के लिए एक पद बना था, गवर्नर का पद। बंगाल में कंपनी जो है उसके शासन को देखने के लिए एक पद बनता है, तो उस पद को क्या कहेंगे, गवर्नर का पद। इस तरह से पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो जो पद बना तो वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अब देखिए पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी तक केवल गवर्नर कहा जाता था। अब 1773 के एक्ट के द्वारा या 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूछेगा किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिंपल, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे आते हैं, जब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा उतने समय कौन था गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। इस तरह से बंगाल का, भाई इसी के पद को गवर्नर को ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो कौन होगा, यही वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसके बाद यदि यही ये पूछे, इसके बाद क्या पूछे कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन हो जाएगा, यही जो अंतिम गवर्नर होगा उसी को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर। अब आते हैं दूसरा फैक्ट में। अच्छा,
इसके पहले देखिए, फिर एक चीज़ समझते हैं, 1773 के एक्ट के पहले बंगाल के अलावा कुछ और जगह थी जहां अंग्रेज जगह थी जहां पर कंपनी अपना विस्तार किए हुए थी। वो कौन सी जगह थी? मद्रास व मुंबई। यहाँ के भी अपना गवर्नर थे, ये यहाँ गवर्नर हुआ करते थे। ये अपना कानून, अपनी प्रेसिडेंसियों के लिए कानून खुद बनाते थे। लेकिन 1773 के एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब कुछ भी काम करेंगे तो अब इनसे पूछ के करेंगे। गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पूछ सकता है किस एक्ट के माध्यम से मद्रास व मुंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी? तो 1773 के एक्ट के द्वारा। अब आते हैं तीसरा फैक्ट। तीसरे फैक्ट में क्या है? 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। लॉर्ड लेमेस्टर व हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और की गई, जो चौथा नियम लिखते हैं, इसके तहत मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दरअसल ऐसा था कि कंपनी भ्रष्टाचार करने लगी थी, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को खुद का या निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। पहला काम किया गया। इसके बाद दूसरा ये इसी में काम किया गया, उपहार व रिश्वत लेने से मना कर दिया। मतलब भारतीयों से आप ना तो उपहार ले सकते हैं ना रिश्वत, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, रिश्वत को कह देते थे अरे हमको ये उपहार मिला है, तो उपहार रिश्वत किसी तरह की भी चीज़ लेने से मना कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं पांचवा क्या है? इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश
सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण अधिक हो गया। क्या हो गया? कंपनी पर नियंत्रण अधिक हो गया। इसके अलावा जितने भी सैन्य मामले होते थे, सैन्य मामले कि मतलब यहाँ आपको व्यापार करने के लिए भेजा गया है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। सैन्य मामले में ब्रिटिश सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई कि अनुमति अनिवार्य कर दी गई और आपको जानकारी देना पड़ेगा, ये बात कही गई और कर दी गई और जानकारी देने की बात कही गई। इसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसको संशोधन अधिनियम क्यों कहा जाता है कि ये 1773 के एक्ट के संशोधन के रूप में आया। 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये चीज हो गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून के रूप में भी जाना जाता है। 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट। पहला, इस कानून ने क्या किया? इस कानून ने या इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल, यहाँ जो भारत में प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल होता था तथा उसकी काउंसिल को जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो उसमें क्या किया? इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। मतलब आप गवर्नर जनरल के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये नियम इसने बना दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा फैक्ट क्या है? इस कानून ने राजस्व संबंधी रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली, मतलब टैक्स वसूलने से, राजस्व वसूली से संबंधित मामलों, राजस्व वसूली से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। मतलब जैसे आज नहीं है कि राजस्व संबंधी जो मामले होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है, उसकी अलग न्यायालय होती है, आपराधिक मामले अलग देखे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। दूसरा, इसके बाद तीसरा फैक्ट क्या है? इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की
सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया। क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया। कुल मिला के जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, राजस्व है, राजस्व वसूली है, ये जो मामले थे इनको, राजस्व संबंधित मामले और गवर्नर जनरल की काउंसिल से जुड़े मामले, इनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से बाहर, और जो जनता थी उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दिया। कुल मिला के यह सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए बनाई गई थी। अच्छा, जिसमें एक और चीज़ थी, जिसमें हिंदुओं के वाद हिंदू धर्म के अनुसार और मुस्लिमों के वाद मुस्लिम धर्म के अनुसार देखे जाते थे। मुस्लिमवाद मुस्लिम धर्म के अनुसार देखे जाते थे। ठीक है, धर्म के अनुसार देखे जाते थे। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट में। इसमें क्या किया गया? इसमें प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील होती थी, कि अपील जैसे वर्तमान में है तो हाई कोर्ट से गए तो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया? इसमें प्रांतीय न्यायालयों की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल करती थी। कोई दिक्कत होती थी तो यदि प्रांतीय न्यायालयों से मामला बढ़ता था आगे, तो सुप्रीम कोर्ट ना जा कर के कहाँ जाता था? ये जाता था इसके पास, प्रांतीय न्यायालयों का जो भी मामला होता था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जाता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं पांचवा फैक्ट। इस कानून ने क्या किया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों को नियम, मतलब जो नियम थे उनको कम ज़्यादा करने, विनिमय करने की शक्ति प्रदान की। कुल मिलाकर के गवर्नर शक्ति प्रदान की। मुख्य बात बस ये समझ लीजिए, गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में दी जाने वाली शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? शक्तियाँ गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को प्रदान की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को प्रदान की गई। समझ गए? इसके बाद आते हैं 1786 का एक्ट। 1786 अधिनियम, अगले पेज में चलते हैं। सत्रह सौ छियासी का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम। अब 1786 में क्या होता है? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जब ये
गवर्नर जनरल चुने गए तो इन्होंने 2 शर्तें मांगी। तो शर्तें रखी कि भैया ऐसा होगा तभी हम गवर्नर जनरल बनेंगे और नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इन्होंने 2 जो शर्तें मांगी उनमें ये था, विशेष मामलों में ऐसा था, कोई भी मामला होता था तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल पूरी कमेटी लेती थी, लेकिन इन्होंने कहा विशेष मामलों में कोई निर्णय गवर्नर जनरल ही ले सकता है। मतलब कोई विशेष मामला है तो गवर्नर जनरल यदि चाहता है तो हो जाएगा, चाहे काउंसिल राजी हो चाहे न राजी हो। दूसरा क्या था? दूसरा यह था, उसे सेनापति ऑब्लिक कमांडर इन चीफ या सेना प्रमुख का भी पद दिया जाए। बात मान ली गई इनकी, और यही 1786 में अधिनियम में यही 2 बातें रखी गई। हो गया 1786 का अधिनियम क्लियर। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसमें क्या किया गया? इसमें पहली चीज तो ये किया गया, जो 2 मांगे थी किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा इन्हें आगे के गवर्नर जनरलों के लिए फिक्स कर दिया गया। मतलब आगे वाले भी ये सब कर सकते हैं। मतलब इनके लिए शक्ति दे दी गई कि कोई विशेष निर्णय लेना हो तो गवर्नर जनरल ही लेगा, सेनापति का कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। ये चीज़ें इसमें कर दिया गया। इसके बाद दूसरा क्या हुआ इसमें नियम? पहला ये हो गया, दूसरा ये हुआ कि इस एक्ट ने, मतलब कौन से एक्ट ने? इस एक्ट 1793 के इस एक्ट ने क्या किया कि जो कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था शासन करने का एकाधिकार प्राप्त था, उसको 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। मतलब अब 20 वर्ष तक केवल यहाँ भारत में ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया। इसके बाद तीसरा ये हो गया, जो सेनापति होगा या कमांडर इन चीफ होगा, वो अनिवार्य रूप से काउंसिल का गवर्नर जनरल या सदस्य हो। इस प्रकार की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। किसके द्वारा? 1793 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, समाप्त कर दी गई 1793 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद जो कंपनी का शासन हो रहा था तो उसके लिए ब्रिटेन में क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था।
उसको भारतीय राजस्व से, उसके जो कर्मचारी थे भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई। तो 1793 के एक्ट के द्वारा ये बात कही गई। इसके बाद आगे आते हैं। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मतलब कौन सा है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसको क्या किया गया था, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें जो कुछ नियम कानून है वो उन्हें समझ लेते हैं। पहला, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पहला काम पूछेगा किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। दूसरा इसने क्या किया, इसने निदेशक मंडल को, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता था, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्लड आ रहा है हल्का सा, चलिए, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को या निदेशक मंडल को, हिंदी में कह सकते हैं निदेशक मंडल को व्यापारिक, अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, व्यापारिक मामलों की देखरेख सौंप दी गई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों की देखरेख सौंप दी गई, जबकि नियंत्रण बोर्ड, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड को, यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें दो चीज़ें बनाई गई, एक निदेशक मंडल, सीधा समझिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, जिसमें एक बनाया गया निदेशक मंडल और एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या पहले से था नियंत्रण बोर्ड, तो इसको दे दिया गया राजनैतिक मामले। जितने भी राजनैतिक मामले होंगे वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और जितने वाणिज्यिक मामले होंगे उनको निदेशक मंडल देखेगा। ये बात कही गई। तो अब ये दोनों अपना अपना काम देखने लगे। अब तीसरा पॉइंट ये बनेगा, नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल
को यह शक्ति थी कि यह वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में वह कंपनी के अधीन क्षेत्र को नियंत्रक भारत में इस नियंत्रक बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण कर सके। कुल मिलाकर के 1784 में क्विट इंडिया एक्ट आया। इसमें दो चीज़ें हुई, एक है निदेशक मंडल बना, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड बना। इसका काम क्या था? व्यापारिक कार्य देखना। इसका काम था राजनैतिक, सैन्य, राजस्व संबंधी लगभग अन्य सभी कार्य इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखे जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इस प्रकार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, भारत में जो जगह थी उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसी एक्ट 1784 के एक्ट के द्वारा भारत के ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र की बात कही गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज। आगे आते हैं। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1813। इसको बहुत ढंग से पढ़ा जाएगा। चार्टर एक्ट 1813, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस कानून में भी कुछ नियम कानून, सब नियम कानून क्वेश्चन है, हर एक नियम कानून एक क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, देखिए अभी यूपीएसआई में यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंपनी के एकाधिकार को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया केवल चाय व चीनी के साथ व्यापार को छोड़ कर। पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि चाय व चीनी के व्यापार को छोड़ करके कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, तो उस चीज़ को हटा लिया गया। केवल चाय और चीनी में एकाधिकार रहा ब्रिटिश कंपनी का, बाकी कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी। चाय और चीन के साथ, मतलब चीन के देश के साथ जो व्यापार करते थे वो, और चाय मतलब चाय जो पीते हैं सब लोग, उसके साथ व्यापार। चाय चीनी नहीं है, चीन देश के साथ व्यापार को, मतलब चीन देश के साथ व्यापार कर सकते थे
केवल कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। और चाय के मामले में जितना व्यापार होता था वो कौन कर सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी उसमें ब्रिटेन का कोई भी नागरिक कोई भी व्यापार कर सकता था। ठीक है। उसके बाद दूसरा, इस कानून ने दूसरा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बनते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के सत्ता स्वीकार की। मतलब पहली बार ये होगा कि अब भारत में ब्रिटेन की सत्ता हो रही है 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। इस कानून ने 1813 का एक्ट बहुत बढ़िया चीज़ें ढूंढता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहला ये बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा ये, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार, मतलब ब्रिटेन से आकर के अपने धर्म का प्रचार भारत में कर सकते हैं। ब्रिटेन से आकर के ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रचार की अनुमति 1813 के एक्ट के द्वारा दे दी गई। इसके बाद इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को, चौथा क्या है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यवस्थित तौर पर व्यक्तियों के ऊपर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। मतलब देखिएगा, 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। पहला क्या है, कंपनी का जो एकाधिकार था वो किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। यूपीएसआई में अभी पूछा गया है 2021 में, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है कि कंपनी के एकाधिकार के इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो और चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। इसके बाद दूसरा बढ़िया क्वेश्चन क्या बन रहा है, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रचार प्रसार के लिए आगमन जो हुआ वो किस एक्ट के द्वारा हुआ, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। तीसरा क्या एक्ट अच्छा बन रहा है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को भारत के व्यक्तियों के ऊपर कर लगाने के लिए अधिकृत शक्ति प्रदान की। ये हो गया आपका चौथा फैक्ट। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला कौन सा, 1813 के बाद, 13 के बाद सीधा 20 साल बाद चले जाते हैं। 1813, 1823, 1833 चार्टर। ये जो नियम, बस सीधा कुछ नहीं याद करना है, सीधा नियम कानून है। एक 73 में आया, उसके प्रमुख पॉइंट 4-5 हैं, वो याद कर लिया। 73 के बाद 1781 में आया, उसको याद कर लिया, मेन पॉइंट हैं जो। 1786 में कार्नवालिस वाला जो है वो याद कर लिया हमने। 2 पॉइंट है मेन। कार्नवालिस आया, उसने कहा कि हमको काउंसिल से ज़्यादा शक्ति चाहिए, विशेष मामलों में हमको ज़्यादा पावर चाहिए, तो मिल गया। इसके बाद से कमांडर इन चीफ का पद चाहिए, तो मिल गया। ये 1786 में हो जाता है। इसके बाद 1786 के बाद 1784 1786 के पहले 1784 छूट गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट छूट गया था, ये बाद में लिखाया गया है, ये हो जाता है। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट है। तो इसमें क्या
कुछ चीज़ें हैं, 4 पॉइंट हैं, ये याद कर लेने हैं। 1784 ब्रिटिश इंडिया के एक्ट के 3-4 पॉइंट हैं, ये याद कर लेने हैं। चार्टर एक्ट 1813 के कुछ पॉइंट हैं, वो याद कर लेने हैं, 4 पॉइंट। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया, भारत में एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत 1833 के एक्ट से दिखाई देती है। पहला, अब क्या होता है 1833 के एक्ट के द्वारा, दरअसल 1833 के पहले मुख्य रूप से अंग्रेज बंगाल में छाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे भारत में इनका कब्जा हो गया। तो अब जो बंगाल का गवर्नर था वो पूरे भारत देश का ये हो गया आपका पूरे भारत का अधिकारी कहलाने लगा। तो ये जो गवर्नर जनरल बंगाल का केवल गवर्नर जनरल था, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहाँ का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा उसी को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है, और कौन थे, तो यदि पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक या बेंटिंक कहीं कहीं लिखा होता है, बेंटिंक लिखते हैं, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे या बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो क्या होगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि अब ये भारत में शासन करने लगे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है, इसने मतलब इस एक्ट ने बम्बई व मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति, मतलब विधि बनाने का, जो वहाँ के लिए मद्रास और मुंबई के लिए ये लोग गवर्नर वहाँ के विधि बनाते थे, विधायी शक्तियों को छीन लिया। क्या किया, छीन लिया। विधायी शक्तियाँ इनके पास नहीं रह गई, किसके पास, मद्रास और बम्बई के पास। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों टेक्निकल इशू है, की जाने वाली गतिविधियों को
समाप्त कर दिया। मतलब अभी तक जो ये व्यापार के लिए अपना व्यापारी रखे हुए थे, इनको सभी को हटा दिया गया। तीसरा पॉइंट है, व्यापारियों को हटा दिया गया। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, मतलब अब दूसरी कंपनियां आए तो शासन करेंगी, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके सभी प्रशासनिक शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई किस एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद 1833 एक्ट द्वारा 1833 एक्ट द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता करने का प्रयास। यदि आपसे पूछे, ये भी यूपीएसआई में क्वेश्चन आया है कि पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता करने का प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। इसमें कहा गया, क्या कहा गया? इसमें कहा गया कंपनी में भारतीयों को, इसमें कंपनी में भारतीयों को किसी पद कार्यालय व रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। क्या था कि ये लोग भारतीयों को जब चाहें रख लें, किसी कार्यालय में, किसी रोजगार में, किसी पद में, जब चाहें हटा दें। ये लोग मनमानी करना चाहते थे। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये करना चाहते थे, मनमानी। अब इस एक्ट के द्वारा पहली बात तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता करने का प्रयास किया गया। इसके बाद भारतीयों को किसी पद पर, कार्यालय व रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस बात को कहना, इस वजह से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, निदेशक मंडल को बात हजम नहीं हुई। इस वजह विरोध किया, बाद में ये कानून वापस ले लिया गया, ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अगला आता है, यदि तो इस वजह से ये कभी भी क्वेश्चन पूछे कि किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया था, तो 1833 का एक्ट 100% सही होगा। इसके बाद अगला आता है
1833 के बाद फिर 20 साल बढ़ जाएंगे, 33, 43 और 53। 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम हो गया 1853 का। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए जितने भी अधिनियम थे उनमें यह अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट पूछे तो कौन सा, 1853, एक बार पूछा जा चुका है ये भी। इसके बाद इसमें कौन कौन से नियम लाए गए, तो लिखिए पहला नियम कानून कौन सा आया इसके अंतर्गत, देखिए कुछ नहीं है। 1833 में क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किस एक्ट के, 1833 के एक्ट के द्वारा। भारतीयों को किसी पद, कार्यालय व रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस एक्ट को लाने की प्रावधान कब किया गया था, 1833 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जितना भी एकाधिकार था, देखिए इसमें 1833 में 3 फैक्ट याद कर लीजिए बस सीधा। पहला, खुली प्रतियोगिता वाली बात याद कर लीजिए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का, वो समाप्त करके उसको एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया 1833 के एक्ट का। दूसरा याद कर लीजिए। तीसरा मेन याद कर लीजिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के द्वारा, 1833। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कहानी खत्म, 1833 का हो गया। इसके बाद 1853 आता है, 20 वर्ष बाद। इसके प्रमुख फैक्ट पहले लिख लें, इसके बाद 60 में 3-4 चीज़ें याद कर लिया करें, 3 लाइन 4 लाइन, उससे पूरा एक्ट याद हो जाता है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए जितने भी अधिनियम थे उनमें यह अंतिम चार्टर एक्ट था। अच्छा, अगला लिखते हैं, इसमें पॉइंट जो है इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल की काउंसिल की विधायी, मतलब विधायिका और कार्यपालिका, विधायी और प्रशासनिक, वही चीज़ हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। पूछा जाएगा कब गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यही चीज़ हो गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए। ठीक है, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। और इस प्रकार जो 6 नए पार्षद जोड़े गए, इनसे बनी विधान परिषद। इसी को विधान परिषद कहा गया। मतलब विधायी कार्यों के लिए एक विधान परिषद का निर्माण किया
गया, मतलब एक विधायिका अलग हो गई और कार्यपालिका एक तरह से अलग हो गई, ये चीज़ हो गया। अगला लिखते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कराना चालू किया। खुली प्रतियोगिता कराना चालू किया, ठीक है। इसमें भारतीय नागरिक भी यह परीक्षा दे सकते थे। इसमें क्या होता था, भारतीय नागरिक भी परीक्षा दे सकते थे। इसके लिए कोई मतलब सिविल सेवक का पद चुना जाना है, तो इसलिए एक समिति बनाई गई इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। वो कौन था, उसके लिए मैकाले समिति बनी। मैकाले समिति 1854 में बनी, जिसने सिविल सेवा संहिता प्रदान की। अब अपनी भाषा में इसका समझ लेते हैं। 1853 के एक्ट द्वारा भारत में सिविल सेवा की परीक्षा कराने की बात कही गई, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। अच्छा, प्रयास पहली बार 1833 में किया गया था, लेकिन इसमें चालू करा दी गई। तो अब उसके लिए कमेटी बनाई गई। वो कौन सी थी, मैकाले समिति बनाई गई। कब, वो 1854 में बनी, जिसने सिविल सेवा संहिता एक बुक बनाई, प्रदान की। उसी के अनुसार सिविल सेवकों की भर्ती की जाती थी। बिल्कुल सिंपल है, सेवकों की भर्ती की जाती। कोई आधार होना चाहिए ना सिविल सेवा कराने के लिए। जैसे कोई नोटिफिकेशन निकलता है, एसएससी का ही नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें आधार होता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना होगा, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, क्या वर्क होगा, क्या नहीं होगा। तो ये नियम कानून की एक कॉपी होगी, एक नोटिफिकेशन होगी। तो वही चीज़ है, सिविल सेवकों के लिए एक संहिता बनाई गई। इसके द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, 1854 में बन गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट। इसने कंपनी 1853 के एक्ट ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और
भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। चौथा पॉइंट क्या है? इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। जिसमें गवर्नर जनरल की विधान परिषद में जो 6 सदस्य होते थे उनमें 4 सदस्य बम्बई, मद्रास व आगरा से चुने जाने थे। इस तरह से पता चलता है कि इन्होंने स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। ये बात यदि पूछा जाए तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये हो गया। अच्छा, जो भारत का संवैधानिक इतिहास है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 1773 से 1858 व 1858 से 1947। तो इतना पार्ट आपका ख़त्म हो गया है। अब चलेगा इसके 1858 से 1947 तक का दूसरा भाग चलेगा। संवैधानिक इतिहास का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।